जय हिंद सभी को नमस्कार। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस छोटे से एक जगह पे, छोटी सी जगह पे। तो चलिए बात करते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ज़्यादा बातें इधर उधर की ना करते हुए, आज त्यौहार भी है महाशिवरात्रि का। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, सभी ने भाई सुबह सुबह दर्शन किए होंगे, हमने भी किए हैं आज। तो चलिए आज फिर धुआंधार क्लास करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं गुलाम वंश के, जो बलबन की बात करने हैं। गुलाम वंश का शासक होता है। गुलाम वंश का शासक नहीं, एक तरह से कह सकते हैं जब बलबन शासक बनता है तो इसने गुलाम वंश का अंत कर दिया था और अपना एक बलबनी वंश करके इसने कुछ स्थापना की थी और यहीं से इसने गुलाम वंश का अंत किया। पढ़ेंगे हम गुलाम वंश तक ही। गुलाम वंश के अंदर ये शासक करता है और इस यहाँ से गुलाम का अंत भी कर देता है बलबन। तो चलिए बात करते हैं बलबन की। आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत में। देखिए हम बात कर रहे हैं गुलाम वंश की, जिसका शासनकाल हमने आपको बताया। दिल्ली सल्तनत में 5 कुल शासन हुए और उनमें से 5 के पाँचों का क्रम पूछा जा सकता है। क्रम की हमने बात की थी। 1206 से 1290 तक शासनकाल होता है गुलाम वंश का, जिसका संस्थापक होता है गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यह पूछा जाता है आपको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश होगा। आज बात करने वाले हैं हम बलबन की। इसका मूल नाम बहाउद्दीन मिलता है। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन। इल्तुतमिश का गुलाम होता है ये बलबन। चालसा दल का सदस्य भी होता है बलबन। तो चलिए बात करने से पहले, सबसे पहले हमने इसके पहले बात की थी रजिया सुल्ताना की। जब रजिया सुल्ताना का शासन होता है 4 साल का, बलबन उनके शासनकाल में धीरे धीरे बलबन एक अपनी अलग फौज तैयार करता रहता है धीरे धीरे, क्योंकि ये सबसे बड़ा विरोधी था इल्तुतमिश का। इसका बलबन जो था ये भगवान पे बहुत विश्वास करता था। इसका कहना था कि एक ना एक दिन मैं सुल्तान बनूंगा ज़रूर। तो ये इतना ज़्यादा इसको भगवान के ऊपर विश्वास था, इसी के उसमें इसने धीरे धीरे अपनी सेना को बढ़ाना शुरू किया। रजिया के सुल्ताना में रजिया जब सुल्तान होती हैं, यह अमीर ए शिकार के पद पे रहता है। बलबन अमीर ए शिकार का पद इसको दिया जाता है। बलबन और रजिया की मृत्यु के बाद शासक बनता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। चलिए बात करते हैं। रजिया के बाद शासक बनता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। चलिए इन सब की बात पेपर में नहीं पूछा जाएगा, एक ऐसे जानकारी के लिए हम बात कर लेते हैं कि रजिया के बाद डायरेक्ट, क्योंकि बलबन का शासनकाल होता है 1265 से लेके 1287 ईस्वी तक। कहीं कहीं 66 भी मिलता है, तो अगर आपको डाउट हो तो ज़रूर करिएगा। लेकिन हमारे हिसाब से 1265 से लेके 1287 तक जो हमने पढ़ा है ना। चलिए, तो रजिया के बाद सुल्तान बनता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। 1240 से लेके 42 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है बहराम शाह का, मुइजुद्दीन बहराम शाह। उसके बाद बलबन इसके पद में अशोशाला का प्रधान होता है। बलबन को अशोशाला का प्रधान बना दिया जाता है मुइजुद्दीन बहराम शाह के उसमें, जिसको कहा जाता है अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर के पद पे बलबन रहता है। उसके बाद शासक बनता है, इसकी मृत्यु के बाद, बलबन के मृत्यु के बाद अलाउद्दीन महमूद शाह शासक बनता है। 1242 से 1246 तक उसका शासनकाल होता है और बहुत ही एक तरफ से निरंकुश शासक था। बलबन उसको कैद करके जेल में डाल देता है और उसके बाद शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद। सबसे पहले रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना के बाद बहराम शाह, बहराम शाह के बाद मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। अब शासक बनेगा नासिरुद्दीन महमूद, जिसने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। देखिए पूछा जाएगा हमारा कि बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई, लेकिन किसके द्वारा प्रदान की गई? तो नासिरुद्दीन महमूद। थोड़ी सी बात करते हैं नासिरुद्दीन महमूद की। बहुत ही शांति प्रिय शासक था नासिरुद्दीन महमूद। 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। और शांति प्रिय शासक होने के साथ साथ बलबन क्या करता है कि अपनी पुत्री का विवाह इसके नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर देता है। और कहा जाता है कि एक तरफ से सुल्तान का जो छत्र छाया थी उसका पूरा प्रयोग बलबन करता है और यहीं से बलबन अपनी सेना का विस्तार करने लगता है, अपनी सेना बढ़ा लेता है। उसके बाद 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खुद शासक बनता है बलबन। अब बात करने वाले किसकी? बलबन की। दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक जिसने अपने आप को फर्रे इजदी या जिले इलाही कहता है, बलबन की बात करते हैं। तो चलिए, मूल नाम इसका मिलता है, समझ में आया बलबन कहाँ से शासक बनना इसको, क्योंकि सबसे बड़ा विरोधी या इल्तुतमिश के समय ही होता है और इसको इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद इसको खरीदा था बलबन। इसकी जो कहानी बताते हैं कि जब इसका जन्म हुआ, क्योंकि जो मंगोल के शासक थे उसको इसको बेच देते हैं जब ये छोटा सा ही होता है, वहीं से इसको इल्तुतमिश ने खरीदा था और उसके बाद आज बलबन सुल्तान बनने वाला है दिल्ली सल्तनत का। चलिए, मूल नाम इसका मिलता है बहाउद्दीन, सॉरी बलबन का मूल नाम पूछा जाएगा तो बहाउद्दीन है।
चलिए, इल्तुतमिश का गुलाम होता है। इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। चलिए, उसके बाद लिखिएगा उलूग खां, उपाधि इसको उलूग खां की प्रदान की गई थी नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। उलूग खां की उपाधि बलबन को दी जाती है, नासिरुद्दीन महमूद इसको उलूग खां की उपाधि देता है। उसके बाद चलिए लिखिएगा, अपने आप को इसने फर्रे इजदी या जिले इलाही कहा। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, ये बलबन अपने आप को सुल्तान कहता है कि जो सुल्तान होता है वह ईश्वर का स्वरूप होता है, ईश्वर का एक दूत होता है। बलबन कहता है कि सुल्तान बनना कोई आसान बात नहीं है, सुल्तान बनना कोई साधारण बात नहीं है। सुल्तान ईश्वर का स्वरूप होता है, ईश्वर का एक दूत होता है। और इसमें जो बलबन होता है, सुल्तान बनने के बाद इसने लौह रक्त एवं शुद्ध की नीति अपनाता है बलबन। चलिए लिखिएगा, उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने इसको दिया। उसके बाद लिखिएगा, लौह रक्त शुद्धि की नीति अपनाई। की नीति अपनाई। अब ये लौह रक्त शुद्धि, बलबन जो था नासिरुद्दीन महमूद के समय ही ये सर्वे सर्वा बना हुआ था। तलवार के बल पर इसने सुल्तान बनने के बाद खुद को सर्वे सर्वा की उपाधि सर्वे सर्वा बन जाता है। और शुद्धि रक्त शुद्धि, बलबन अपने आप को कहता है कि बहुत उच्च कोटि का मानता है। बलबन कहता है कि मैं ईरान का जो आफरासियाबी वंश का अपने आप को बलबन मानता है कि मैं आफरासियाबी वंश का अपने आप को बताता है कि मैं इसलिए हूँ, इसलिए अपने आप को बहुत उच्च कोटि का मानता है। और इसने लौह रक्त शुद्धि की नीति अपनाई। दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक होता है जिसने लौह रक्त शुद्धि की नीति अपनाता है। उसके बाद बलबन अपने आप को फर्रे इजदी, दैवी प्रकाश और जिले इलाही, ईश्वर का स्वरूप कहता है। और इसने जो सुल्तान बलबन कहता है, बरनी महोदय जी लिखते हैं कि बलबन कहता है कि जब मैं अपने दरबार में किसी भी गरीब या अपाहिज व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे प्रत्येक नसों की, जो मेरे प्रत्येक शरीर की नाड़ी में उफान आ जाता है, मेरे खून में। और इसने जो सुल्तान की गरिमा बढ़ाने के लिए इसने दो प्रथाएं शुरू की, एक सजदा एक पाबोश। सजदा मतलब होता है कि आप अपने सुल्तान को लेट कर उसके पैरों को लेट कर प्रणाम करेंगे, जब भी आएंगे झुक कर ऐसे प्रणाम करना सजदा कहलाता है। पाबोश मतलब होता है आप सुल्तान के चरणों को, उसके जो मुकुट होता है उसको चूम कर आप उसको प्रणाम स्वीकार करेंगे। इन प्रथाएं बलबन शुरू करता है। गुलाम चालीसा दल का अंत बलबन करता है। याद रखिएगा, गुलाम चालीसा दल का सदस्य बलबन ही होता है और इसका अंत भी बलबन द्वारा ही किया जाता है। तो चलिए लिखिएगा अगला पॉइंट, ये सब पॉइंट है, लिखते रहिएगा, इसी तरह धीरे धीरे पढ़ेंगे साथ में और चीज़ें एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। लौह रक्त शुद्धि की नीति अपनाई। लौह रक्त मतलब तलवार के बल पर सर्वे सर्वा बनता है। और शुद्ध रक्त शुद्धि की नीति क्या होती है, बलबन अपने आप को उच्च कोटि का मानता है और अपने आप को आफरासियाबी वंश का बताता है। चलिए लिखिएगा अगला पॉइंट। और बलबन का जो दंड वाली नीति थी ना, ये क्या बलबन कहता है कि जो मुस्लिम इतिहासकार थे उनको बहुत सम्मान करता था अमीर तुर्कों का यह बलबन, लेकिन उनको कभी भी बीच में हस्तक्षेप करने नहीं देता था। बलबन का कहना था इसका जो दंड होता है बलबन का बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। तो लिखिएगा, इसीलिए इसने लौह रक्त शुद्धि की नीति अपनाई, क्योंकि तलवार के बल पर सर्वा बनता है और इसका दंड भी बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो लिख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, बलबन का दंड बहुत ही कठोर था। इसने जो 40 गुलाम तुर्कों की जो इल्तुतमिश ने बनाया था, तुर्कान ए चहलगामी जिसका नाम बरनी महोदय देते हैं, उसका भी इसने अंत किया। क्योंकि जो अमीर तुर्क थे उनका अंत इसका कहा जाता है कि इसने सुल्तान की जो गरिमा होती है उसको बढ़ाने के लिए किया था, अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका अंत करता है। चलिए लगिएगा, चलिए लिखिएगा, इल्तुतमिश के समय गुलाम चालीसा का सदस्य था, जिसे तुर्कान ए चहलगामी कहा जाता है। गुलाम चालीसा का सदस्य था, तुर्कान ए चहलगामी भी जिसे बोलते हैं, तुर्कान ए चहलगामी आप समझ लीजिएगा। चलिए इसको जल्दी से करिएगा, फिर आगे की बात करते हैं।
गुलाम भी था, लिख लीजिएगा। ग्वालियर विजय के बाद इसकी खरीदा था। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने इसको खरीदा था। चलिए लिखिएगा। उसके बाद आफरा सियाबी वंश का बताने के साथ साथ बलबन अपने आप को नायब ए खुदाई की उपाधि देता है। सुल्तान बनने के बाद इसने अपने आप को नायब ए खुदाई कहा। इसने सर्वोच्च मतलब खुद को ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है बलबन। चलिए, बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन होता है। चलिए, कहाँ तक बात की हमने कि इल्तुतमिश का गुलाम होता है और चालिसा दल का सदस्य करता है। चलिए अगला लिखिएगा। गुलाम चालिसा दल का अंत किया। अगला लिखिएगा। अपने आप को नायब ए खुदाई कहा बलबन ने। ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है खुद को सर्वोच्च उपाधि देता है बलबन। अपने आप को किसने कहा? नायब ए खुदाई लिखेगा। बलबन अपने आप को ईरान के आफरासियाबी वंश का बताता है। आफरासियाबी वंश का मानता है। चलिए, गुलाम चालिसा दल का अंत करता है और अपने आप को इसने फर्रे इजदी व जिले इलाही कहता है। फर्रे इजदी मतलब कह सकते हैं दैवीय प्रकाश एक तरफ से, और जिले इलाही का मतलब कह सकते हैं कि ईश्वर का प्रतिनिधि। चलिए लिखिएगा। अब ये तो पहले हमने बात कर ली कि बलबन अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद, जो इसके पहले शासक होता है, उसके साथ शादी करके सुल्तान की छत्रछाया का पूरा प्रयोग बलबन ही करने लगता है। एक तरफ से कह सकते हैं उसके जो केवल नाम का ही शासक होता है नासिरुद्दीन महमूद, केवल नाम का ही सुल्तान होता है, बाकी पूरी देख रेख कौन करता है? बलबन ही उसका पूरा प्रयोग करता है सुल्तान के पद का, एक तरफ से कह सकते हैं। चलिए जल्दी नोट करिएगा, फिर आगे बात करते हैं। इसने अपने आप को फर्रे इजदी व जिले इलाही कहा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक होता है जिसने फर्रे इजदी व जिले इलाही, आगे अकबर की जब बात करेंगे तो अकबर भी जिले इलाही इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक बलबन है जिसने इन सब चीज़ों का प्रयोग करता है। चालिसा दल का अंत करता है और ये भी लिख लीजिएगा, गुलाम वंश का अंत किया इसने। गुलाम वंश का अंत किया। चलिए अब आगे की बात करते हैं। और बलबन क्या करता है कि सुल्तान का जो पद होता है उसकी गरिमा बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, क्योंकि इसके दंड बहुत ज़्यादा कठोर होते थे और पहले इसका कहा जाता है कि इसका जो शासन था इतना सख्त था कि इसके दरबार में किसी को हंसने तक की इजाज़त नहीं थी। किसी के दांत भी दिख जाए तो भाई साहब कोड़े मरवाता था, बीच सभा में कोड़े मरवाना शुरू कर देता था। ये इतना खतरनाक बलबन था। इसके सभा में कहा जाता है कि कोई हंसने तक की अनुमति नहीं थी, इसके जो मंत्री वगैरह होते थे। इसीलिए इसने जो आमिर तुर्क थे उनका सबसे पहले इसने दमन कर दिया था। और चलिए लिखिएगा, सुल्तान के पद की गरिमा बढ़ाने हेतु इसने चलिए लिखेगा सिजदा व पाबोश प्रथा प्रारंभ की। सिजदा व पाबोश प्रथा प्रारंभ की। सिजदा क्या होता है? अपने सुल्तान को, जब आप सुल्तान के सामने जाएंगे, अपने सुल्तान को झुककर प्रणाम करना
और पाबोस होता है कि लेटकर, एक तरफ से लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमकर, उसका जो छत्र होता है उसके चूमकर उसके नमस्कार करना, ये पाबोस था। और सिजदा था लेटकर, सिजदा झुककर अपने स्वामी को प्रणाम करना, और पाबोस मतलब लेटकर उसके पैरों को चूमकर इसने 2 सुल्तान शुरू की। बलबन नवरोज फारसी उत्सव होता है, नवरोज मनाना प्रारंभ किया, जिसे एक तरफ से कह सकते हैं कि नया दिन और ईरान का नया वर्ष होता है नवरोज। इसने उत्सव मनाना शुरू किया। लिखेगा फारसी उत्सव नवरोज मनाना प्रारंभ किया। लिख लीजिएगा नया दिन और इसे ईरान का नया वर्ष, ईरानी लोग इसे क्या कहते हैं, नवरोज। इसे हम लोग हैप्पी न्यू ईयर, वहाँ पे क्या बोला जाता है, नवरोज बोला जाता है। चलिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान बलबन होता है जिसने अपने आप को इलवरी तुर्क होता है, जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमने बात की थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही कब तुर्किस्तान का तुर्क होता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक होंगे सारे के सारे इलवरी तुर्क होते हैं। बलबन ने अपने आप को क्या कहा, फर्रे इजदी व जिले इलाही, दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक होता है जिसने अपने आप को फर्रे इजदी व जिले इलाही कहता है। उसके बाद बलबन ने जो पुराने कर्मचारी, जो पुराने सैनिक थे, उनको पेंशन देकर इसने मुक्त कर दिया, जिसे, और बलबन ने एक पेंशन विभाग की स्थापना की जिसे दीवान ए बरीद कहा गया, गुप्तचर विभाग, जिसे दीवान ए बरीद कहा जाता है कि इसने एक गुप्तचर विभाग की अपनी स्थापना की, जिसे बरीद या दीवान ए बरीद कहा जाता है। उसके बाद इसने सैन्य विभाग की स्थापना की जिसे दीवान ए अर्ज कहा जाता है। दीवान ए अर्ज विभाग की इसने स्थापना की, जो पुराने सैनिक थे उनको इसने पेंशन देकर मुक्त कर दिया। नवरोज उत्सव मनाना प्रारंभ किया। पूछा जाएगा हमारा कि नवरोज उत्सव किस सुल्तान ने मनाना प्रारंभ किया। उसके बाद कहा जाता है कि बलबन होता है, इसने क्या किया कि इसने सुल्तान और सिंध पर भी, मुल्तान और सिंध पर भी अपना स्थापित स्वीकार कर लेता है। और उसके बाद बलबन ने बहुत सारे किले बनवाए। इसके बलबन के 2 पुत्र होते हैं, एक मोहम्मद खां और दूसरा होता है बुगरा खां। 2 पुत्र ये, और ये अपने पुत्रों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है ऐसा कहा जाता है। और जो भारत का ये वाला क्षेत्र होता है, 1 मिनट रुकिएगा, चलिए, ये मान लीजिएगा हमारा भारत है। इधर हमने बात किया था जब यहाँ से एक जहाज जा रहा होता है दाहिर के समय, जब हमने बात की थी कासिम आक्रमण करता है। उसके बाद यहीं पे, अब यहाँ पे पूरा बलबन का शासन होता है। इसके 2 पुत्र होते हैं, मोहम्मद खां और बुगरा खां को यहाँ का शासन स्थापित कर देता है। और यहाँ पर मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण होते हैं, जो मंगोल होते हैं सबसे ज़्यादा आक्रमण यहीं पे करते हैं। तो बलबन क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे किले बनवा देता है। यहाँ पे इसने बहुत सारे किले बनवाए अपनी मजबूती दिखाने के लिए। और यहाँ के जो शासक होते हैं, मुल्तान का शासक अपने पुत्र को नियंत्रित करता है, मोहम्मद खां को यहाँ का शासक स्थापित कर देता है। और उसके बाद 1286 ईस्वी में इसका शासनकाल होता है, 1265 से 1287 ईस्वी तक। 1286 ईस्वी में तैमूर लंग आक्रमण करता है और इसके जो पुत्र होते हैं मोहम्मद खां को मौत के घाट उतार देता है, लड़ते लड़ते या शहीद हो जाता है। फिर कहा जाता है कि बलबन अपने पुत्र को याद में इतना ज़्यादा दुखी होता है कि बर्नी महोदय यहाँ पे लिखते हैं कि बलबन जो है, जब सुल्तान जब अपने दरबार में बैठता है वहाँ पर तो नहीं, लेकिन जब अकेले में होता है तो अपने पुत्र के विलाप में बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोता है। और उसके 1 वर्ष बाद ही पुत्र के विलाप में ये भी अपने प्राण त्याग देता है, बलबन भी। उसके बाद इसका पुत्र जो बनता है कैक्यूबाद, इसका पौत्र शासक बनता है। और यहाँ पे मोहम्मद खां से 1-2 प्रश्न बनेंगे। अमीर ए खुसरो, इसके मोहम्मद खां के दरबार में कवि होते हैं अमीर ए खुसरो, जिन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है। अमीर ए खुसरो जिन्होंने दिल्ली शासनकाल के 8 सुल्तानों का शासन देखा। और दूसरे होते हैं अमीर ए देहलगामी, जिन्हें भारत का सादी कहा जाता है। अमीर हसन देहलवी, जिन्हें भारत का सादी कहा जाता है। ये दोनों लोग मोहम्मद खां के दरबारी कवि होते हैं, लेकिन मोहम्मद खां की मृत्यु के बाद ये भी बलबन के दरबार में आ जाते हैं और फिर बलबन के कवि बनते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं आगे की। ये समझ में आया ना, सबसे ज़्यादा किले का निर्माण इसने यहाँ पे करवाया अपनी सीमा को मजबूत करने के लिए, क्योंकि बार बार यहाँ पे मंगोल आक्रमण कर रहे थे। चलिए आगे की बात करते हैं। इसने एक सैन्य विभाग
और गुप्तचर विभाग की स्थापना की। लिखिएगा अगला पॉइंट। दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक जिसने अपने आप को हर्रे इजदी व जिल्ले इलाही कहा। फर्रे इजदी मतलब लिखिएगा दैवी प्रकाश, एक तरफ से कह सकते हैं ईश्वर का जो प्रकाश होता है वह मानता था कि हमारे साथ है, मतलब कहने का मतलब इसका ये था। और जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि, सुल्तान को यह ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, एक तरफ से ईश्वर का दूत, ईश्वर का प्रतिनिधि। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। बलबन ने जो कर्मचारी को पेंशन देकर मुक्त किया, तो लिखिएगा इसने पेंशन विभाग की स्थापना की, या आप सैन्य विभाग भी लिख सकते हैं। जिसे क्या कहा गया, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज कहा गया। और एक इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। यस, गुप्तचर विभाग की स्थापना, जिसे बरीद या दीवान ए बरीद कहा गया। दीवान ए बरीद कहा जाता है। चलिए अगली पॉइंट की बात करते हैं। अब 1286 ईस्वी में तैमूर लंग आक्रमण करेगा, इसके पुत्र मोहम्मद खां को मार देता है, और वहीं से बलबन की मृत्यु भी 1 साल बाद हो जाती है अपने पुत्र के विलाप में, क्योंकि ये अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्यार करता है बलबन। चलिए जल्दी से नोट करिएगा, उम्मीद है। इसके 2 पुत्र होते हैं बलबन के, इसके बाद बात करने वाले हैं, मोहम्मद खां और बुगरा खां। मोहम्मद खां की याद में ही इसने लाल महल का निर्माण करवाया था, और इसको शहीद की उपाधि भी देता है बलबन। मोहम्मद खां को शहीद की उपाधि दी गई, और उसके बाद इसने मोहम्मद खां के ही याद में इसने लाल महल का निर्माण करवाया। और मोहम्मद खां से जो हमारा प्रश्न बनने वाला है ना अब की बार, यही बनेगा कि मोहम्मद खां के जो दरबारी कवि अमीर ए खुसरो, जिन्हें क्या कहा जाता है, तोता ई हिंद, और भारत का काजी, भारत का सादी किसे कहा जाता है, तो अमीर अमीर हसन दहलवी, जिनको भारत का सादी कहा जाता है, वो भी इसके दरबारी कवि थे। और अभी अमीर खुसरो जी चले जाएंगे खिलजी के पास बलबन की मृत्यु के बाद, तो आगे की बात इसी तरह चलती रहेगी। अमीर खुसरो ने पूछा जाएगा हमारा कि अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत की कितने सुल्तानों का शासनकाल देखा था, तो 8 सुल्तानों का शासनकाल अमीर खुसरो जी ने देखा था दिल्ली सल्तनत की। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। बलबन के 2 पुत्र होते हैं। बड़ा पुत्र होता है मोहम्मद खां, बुगरा खां। मोहम्मद खां और बुगरा खां बलबन के 2 पुत्र होते हैं, लिखिएगा। तैमूर लंग के आक्रमण में मोहम्मद खां मारा जाता है। मोहम्मद खां मारा जाता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। बलबन ने इसको मोहम्मद खां को शहीद की उपाधि दी।
शहीद की उपाधि दी और इसकी याद में ही बलबन ने मोहम्मद खां की याद में लाल महल का निर्माण करवाया। लाल महल का निर्माण करवाता है बलबन। चलिए अगली पॉइंट की बात करते हैं। इसके जो दरबारी कवि थे मोहम्मद खां के, जो अब आ जाएंगे किसके महल में, अब आने वाले हैं वो बलबन के दरबार में, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। चलिए जल्दी से कर लीजिएगा, फिर आगे की बात करते हैं इसमें। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। मोहम्मद खां के दरबारी विद्वान, तो पहले लिखिएगा अमीर खुसरो। तोता ए हिंद जिनको कहा जाता है अमीर खुसरो का, इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 8 शासन देखे थे, जो दिल्ली सुल्तानों के 8 सुल्तानों के शासनकाल देखे थे। अगला लिखिएगा अमीर हसन देहलवी, जिनको भारत का सादी कहा जाता है, भारत का सादी कहा जाता है। भारत का सादी किसको कहा जाता है? अमीर हसन देहलवी जी को। याद रखिएगा, जरूर पूछा जाएगा अब की बार। भारत का सादी अमीर हसन देहलवी। और तोता ए हिंद, तोता ए हिंद अमीर खुसरो या तूतीय हिंद भी इनको कहा जाता है, तूतीय हिंद या तोता ए हिंद। उसके बाद लिखिएगा 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। पुत्र के विलाप में बलबन भी अपने प्राणों को त्याग देता है। बहुत ज़्यादा कहते हैं इसमें इसने इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि आज जब अकेले में होता है तो अपने पुत्र के विलाप में बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोता है। उसके बाद बलबन की मृत्यु होती है। बलबन की मृत्यु के बाद कहा जाता है कि जो अमीर तुर्क थे वो इतना ज़्यादा दुखी होते हैं कि अपने कपड़े फाड़ लेते हैं, अपने कपड़े फाड़ देते हैं। और कहा जाता है कि इसकी अर्थी ले जाते वक्त अपनी मिट्टी अपने ऊपर फेंकते हुए इसकी अर्थी ले जाते हैं। कहा जाता है कि 40 दिन का शोक मनाया था, ज़मीन पर भी लेटे थे। बलबन इतना ज़्यादा, बलबन के जाने से जो अमीर तुर्क थे उनको इतना ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि बलबन हमने आपको बताया पहले ही कहता है कि यह गरीबों और जो अपाहिज थे इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि यह अपने आप को जो ईरान का अमीर वर्ग होता है आफरासियाबी वंश का मानता है। इसीलिए इसने अपने आप को नायब ए खुदाई की उपाधि दी, क्योंकि यह अपने आप को उच्च कुल का मानता था बलबन, इसीलिए इसने अपने आप को नायब ए खुदाई की उपाधि दी। और बलबन कहता है कि जब मैं किसी गरीब या अपाहिज को देखता हूँ तो मेरी नाश बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है उनको देखकर। तो ऐसा बलबन था। 1287 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 40 दिन का शोक मनाते हैं। बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद जो इसका शासक हो, बलबन का पौत्र होता है, उसको शासक बनाया जाता है। लेकिन ज़्यादा दिनों तक अब इन सब का चलने वाला नहीं है, एक ही 2-3 साल के मेहमान हैं। उसके बाद फिर खिलजी वंश की शुरुआत हो जाएगी। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। भारत का सादी कहा जाता है। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। पुत्र के वियोग में, पुत्र के वियोग में इसका मकबरा लिख लीजिएगा। दिल्ली, महरौली दिल्ली में स्थित है, जहां पर क्या कुतुब मीनार स्थित है। महरौली दिल्ली में इसका जो मकबरा स्थित है। और इसकी मृत्यु के बाद अमीर तुर्कों को हमने आपको बताया कि वो 40 दिन का शोक मनाते हैं। और कहा जाता है कि ज़मीन पर भी वो लेटते थे। ये 3-4 चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये सब हमारे पेपर में आने वाला नहीं है। चीज़ें उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे जो हमारे पेपर में पूछी जा सकती हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, तो जल्दी नोट करिएगा।
चलिए, इसके बाद बलबन की मृत्यु के बाद इसका जो पौत्र होता है कैकुबाद, मुइजुद्दीन कैकुबाद शासक बनता है। और कहा जाता है कि शासक बनता है, उसने किलिखुरी महल का निर्माण करवाया था दिल्ली में, और कुछ समय बाद उसको लकवा हो जाता है। कैकुबाद के ही समय में कहा जाता है कि नायब ए मुमालिक, जो सुल्तान के बाद सबसे बड़ा पद होता है, नायब ए मुमालिक, वह पद दे दिया जाता है किसको, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी को, सॉरी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को वह पद दे दिया जाता है। उसके बाद फिर खिलजी, जो खिलजी होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसने क्यूमर्स की हत्या करके दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की नींव डालता है। तो याद रखिएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है क्यूमर्स, शमशूस क्यूमर्स कुछ कह के इसका नाम है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए लिखिएगा, बलबन की मृत्यु के बाद बलबन का पौत्र मुइजुद्दीन कैकुबाद मुइजुद्दीन कैकुबाद शासक बनता है, लेकिन कुछ दिन बाद इसको लकवा हो जाता है। लकवा हो जाता है इसको। उसके बाद लिखिएगा, कैकुबाद ने किलिखुरी महल का निर्माण करवाया था इसने, जो कि दिल्ली में स्थित है। किलिखुरी महल का निर्माण करवाता है, इसको लकवा हो जाता है। उसके बाद लिखिएगा, इसी के समय कैकुबाद के समय नायाब ए मुमालिक, जो सुल्तान के बाद सबसे बड़ा पद होता है, नायाब ए मुमालिक का पद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक होता है, फिरोज खिलजी को दिया गया, फिरोज खिलजी को दे दिया जाता है। कौन सा, नायाब ए मुमालिक के पद पर फिरोज खिलजी को नियुक्त कर देता है कैकुबाद। उसके बाद इसका जो कैकुबाद का पुत्र आता है क्यूमर्स, जिसका नाम है, और वही अंतिम शासक होता है गुलाम वंश का। फिरोज खिलजी उसकी मृत्यु कर देता है और यहीं से खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। तो चलिए लिखिएगा, लास्ट पॉइंट है हमारा। चलिए लिखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिया गया, लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, जिसने कैकुबाद व उसके पुत्र क्यूमर्स की हत्या कर, लिखिएगा, गुलाम वंश का अंत कर देता है, की हत्या कर खिलजी वंश की नींव डाली। यहीं से गुलाम वंश समाप्त होता है और खिलजियों का उदय होता है। खिलजी वंश की नींव डाली। चलिए लास्ट पॉइंट लिखेंगे, क्यूमर्स जो गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। और उसके बाद अमीर खुसरो, कई पॉइंट लिख लीजिएगा कि इन्होंने 8 शासनकाल देखे थे सुल्तानों के, दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के शासनकाल। अमीर खुसरो, अगर एक आधा पॉइंट जो आपको लगता है कि मिस हो गया है बलबन से, तो ज़रूर बताइएगा, उसको भी लिखाया जाएगा भाई, नोट किया जाएगा, कहीं ना कहीं से ढूंढा जरूर जाएगा ना। तो ज़रूर बताइएगा यदि कोई चीज़ छूट या रह जाती है हमसे। तो लिखेगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक
रेटिंग रेटिंग पे मत जाइएगा थोड़ा सा। क्यूमर्स होता है कैकुबाद का पुत्र। चलिए एक और पॉइंट लिख लीजिएगा। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के शासनकाल देखे। चलिए समाप्त हुआ बलबन। अब कल बात करेंगे हम खिलजी वंश की, किस तरह खिलजियों ने शासन किया। मात्र 30 वर्षों का इनका शासनकाल होता है, लेकिन बहुत धुआंधार तरीके से अपना शासन स्थापित करते हैं। जब तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं, सबसे शानदार शासक इन्हीं का माना जाता है, खिलजियों का। आगे बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अभी तो जलालुद्दीन की पहले बात करेंगे ना, इसका ही दामाद होता है अलाउद्दीन खिलजी। सबसे शानदार शासक वही होता है खिलजी वंश का। और यहाँ से गुलाम वंश समाप्त होता है। जो भी पॉइंट बीच में रह गए हों एक दो, आप ज़रूर बताइएगा, उन पे बात कर लेंगे हम किसी न किसी दिन। अगली क्लास में भी बात कर लेंगे जो पॉइंट हमारे रह गए हों, और बहुत ही सरल भाषा में कोशिश की है। देखिए हमारा तो सोचना ये रहता है कि पहले पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की जाए, उसके बाद लिखा करें, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए बीच बीच में एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी रहता है, और उसी में चीज़ें भी हमारी साथ साथ हो जाती हैं। तो यदि जिसको ये तरीका ना पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, है ना, क्योंकि बीच बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। नायाब ए अर्ज, नायाब ए अर्ज क्या होता है, चलिए बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछेंगे, 2 चीज़ें आप जरूर बताइएगा, नायाब ए अर्ज और नायाब ए बरीद। बरीद या नायाब ए अर्ज, 2 चीज़ें बताइएगा, ये क्या चीज़ें थी। इनकी स्थापना बलबन ने की थी, ये तो हमने आपसे बता दिया। और एक क्वेश्चन जरूर बताइएगा कि बलबन ने कौन से त्यौहार या कौन से फारसी उत्सव मनाना शुरू किया था। और लौह रक्त शुद्धि की नीति समझ में आई होगी आपको। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है कमेंट कर दीजिएगा, अगले क्लास में उसी की बात करेंगे सबसे पहले। तो चलिए उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जो करना हो आपको कर दीजिएगा। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास में बात करेंगे हम खिलजियों की। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।